क्विट इंडिया मूवमेंट ये स्लोगन किसने दिया था, बता सकते हैं आप लोग? कोई शिक्षक जी? सब लोग? महात्मा गांधी ने। आप गूगल कीजिए। नहीं, एक ही बात बोलनी पड़ेगी, एक सवाल का तो जवाब नहीं। मोहम्मद इकबाल और आप कर रही है गांधी। आप गूगल करो तो एक स्लोगन क्विट इंडिया मूवमेंट प्रेजेंटेड बाई, गूगल करो, अभी करो, अभी करो। अभी इस मुल्क में हम जी रहे हैं, भले ही आज अंग्रेजों का खौफ नहीं हो, लेकिन देश के इन बेईमानों ने, देश के हमारे गांधी और मौलाना आजाद के सपनों को साकार करने की राह में रुकावट पैदा करने वाले शासकों ने, दलालों ने, मतलबी सियासतदानों ने आज समाज को टुकड़े टुकड़े में बांट रखा है। अंग्रेजों के जमाने में जो भय नहीं था, उससे ज्यादा भय आज धर्म के नाम पर एक दूसरे को हो रहा है। आज इस स्कूल के तमाम तर टीचर हजरात और आसमान के तारों से भी ज्यादा खूबसूरत, दुनिया के हसीन गुलजारों के खिले हुए गुलों से भी ज्यादा खूबसूरत, चमने इंसानियत के फूल जैसे बच्चों और बच्चियों, भाई राजेंद्र यादव जी, विनय बाबू, पत्रकार बंधुओं, मैं आज अपने दिल की गहराइयों से आप तमाम तर लोगों को और आपके हवाले से वतन अजीज के तमाम तर लोगों को जश्न आज़ादी के मुबारकबाद, जश्न आज़ादी का मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरा ये वतीरा रहा है, दाएं हो जाइए लोग बैठे, मेरा ये वतीरा रहा है, मेरा ये तरीका रहा है कि जब से मैं सियासी मैदान में आया हूँ, गुज़िश्ता तकरीबन 20 सालों से मैंने 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमेशा किसी तालीमी इदारे में मनाया। उससे मेरी दो ख्वाहिश होती है कि ताकि उस तालीमी इदारे में बच्चों को देखूं, स्कूल के टीचरों की मेहनत को देखूं, गांव के लोगों के दरमियान में जो बेहिसी है, वो ईद में तैयारी करते हैं, होली में तैयारी करते हैं, लेकिन 26 जनवरी जो यौम जमहूरिया है या 15 अगस्त जो यौम आज़ादी है, ये वो पर्व और ये वो त्यौहार है कि भारत का हर आदमी एक साथ मनाता है। इसके मामले में बड़ी बेहिसी रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं देख रहा हूँ कि तालीमी मैदान में एक नई बेदारी आई है। कल तक किसी स्कूल में 1-2 शिक्षिकाएं होती थी और अब हमारे मर्द टीचरों की तादाद इतनी घटने लगी है कि अब हमारी बेटियों ने तालीम का मैदान संभाला है। यह तमाम तर डेवलप कंट्री का तरीका रहा है। यूरोप में आज से 100 साल पहले ही प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के सिस्टम को बेटियों ने संभाला है। हमारे यहाँ देर से ही सही एक अच्छी बात है कि हमारी बेटियां तालीमी मैदान में आगे बढ़ रही हैं। आज भी सामने मैं देख रहा हूँ तो यहाँ बच्चों से ज्यादा तादाद हमारी बच्चियों की नजर आती है, जो ये खुशाइन बात है कि अपना भारत तरक्की कर रहा है। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, गिव मी ए गुड मदर, आई विल गिव यू ए गुड नेशन। मुझे एक अच्छी माँ दो, मैं तुम्हें एक अच्छी कौम दूंगा। नतीजा ये है कि आज हमारी अच्छी माएँ तैयार हो रही है। यौम आज़ादी का ये दिन है, चूंकि हमने गुलामी नहीं देखी। वो बच्चा जो अमीर घराने में पैदा होता है, पैसे की कदर मंजिलत नहीं समझता। जब तक आदमी बीमार नहीं पड़ता है, सेहत की कदर मंजिलत नहीं समझता। आज़ादी का हम नारा लगा रहे हैं, लेकिन ये खुशियां आज से 60-70 वर्ष पहले जितनी थी, वो खुशियां हमको नहीं है। हम रस्मी तौर पर आज़ादी का झंडा फहराते हैं, लेकिन जरा याद कीजिए आज से 100 साल पहले के भारत का। आप इस तरह बैठकर कहीं भाषण नहीं सुन सकते, भाषण नहीं दे सकते थे। अंग्रेजों ने पहरे लगा रखे थे, लोगों ने सियासी तौर पर मंच लगाया तो लोगों के बदन पर कोड़े बरसे, लोगों को जेल भेजा गया। वतन हमारा था, देश हमारा था, लेकिन इस देश में गोया कैदी हूं जो जेल खाने में हूं, गोया आजाद पंछी नहीं पिंजरे के पंछी के तौर पर अंग्रेजों ने हमें रखा। क्या वजह थी? वजह यही थी कि देशवासियों ने बदलते हुए जमाने का साथ नहीं दिया। अंग्रेजों ने तालीम हासिल कर ली, मैनेजमेंट का तरीका सीखा, जंग करने के तरीके सीखे, साइंस टेक्नोलॉजी में उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। जंग लड़ी तो तलवारों से नहीं बल्कि बंदूकों से लड़ी उसने। नतीजा ये हुआ कि जो ज्ञान में आगे होता है दुनिया में वही राज करता है। नॉलेज इज पावर। उनके पास नॉलेज था और हम भारतीयों ने कहीं अपना नॉलेज खो दिया था। ऐसा भी नहीं था कि नॉलेज हमारे पास नहीं था, नॉलेज भी था, लेकिन उससे ज्यादा देसी राजाओं ने और यहाँ के नवाबों ने एक दूसरे से तोड़ पैदा कर ली थी, आपस में लड़े थे। आज भी नासा में वहां टीपू सुल्तान की तस्वीर लगी हुई है, इसलिए सबसे पहले अगर मिसाइल किसी ने बनाया उसका नाम भारत का बेटा टीपू सुल्तान था। लेकिन देसी राजाओं में मेल मिलाप नहीं होने की वजह से घर फूटे तो गंवार लूटे, देहाती कहानी है। और वही सत्य साबित हुआ। देसी राजाओं के आपसी मतभेद ने अंग्रेजों ने इस देश को अपना गुलाम बना दिया और इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर काम किया। गांधी जी ने जब बड़े लोगों को दावत दी, चलो आजादी की लड़ाई लड़ेंगे, प्रोफेसर के पास गए, डॉक्टर के पास गए, बड़े बड़े कारखानों के वालों के पास गए, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो सबसे कम उम्र कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, और मौलाना आजाद जिसकी इज्जत गांधी और नेहरू और पटेल बराबर क्या करते थे, बड़े विद्वान थे, वो आए और मौलाना आजाद से गांधी ने मशवरा किया कि मौलाना आजादी की बात आप कहते हैं कि आजादी की लड़ाई लड़ो, लेकिन जब बड़े लोगों के पास जाते हैं तो ये कहते हैं कि गांधी तुम तो बैरिस्टर बन के आए हो,
बीवी के भी कुछ सपने हैं, माँ बाप की भी कुछ आरजू है, कमाओ कजाओ अच्छी जिंदगी गुजारो, ये किस काम में तुम पढ़ रहे हो? अंग्रेजों से आजादी हासिल करना इतना आसान काम नहीं है। बहुत मायूस हो गए थे गांधी, मौलाना आजाद के पास आए तो मौलाना आजाद ने कहा, गांधी क्यों हो उदास तुम? कहा कि मौलाना मैं आज कई दिनों से फिर रहा हूं लेकिन कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहा किनके पास गए? तो गांधी ने वही नाम बताया, प्रोफेसर के पास गए, डॉक्टर के पास गए, लॉयर के पास गए, कल कारखाने वालों के पास गए, बड़े लोगों के पास गए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कहा गांधी सुन ले, ये आग कभी भी कच्ची लकड़ी में नहीं लगती, आग जब भी लगती है सूखी लकड़ी में लगती है। ये खाते पीते लोग समाज के सबसे बड़े कायर हैं, ये तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। तुम जाओ दलितों के घरों में, तुम जाओ गरीबों के दरवाजे पर और वहां जाकर उनको देश की आजादी के लिए लड़ने पर तैयार करो। गांधी गांव में गए, उनको मुश्किल था खाना पीना दलितों के यहाँ, गांधी सेब ले जाते थे, दूध पीकर रहते थे और उन गरीबों को कहा उसने कि चलो आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। उन गरीबों और दलितों ने कहा, हे बापू आज तो हम गुलाम हैं, खेतों में काम करते हैं और कल भी जो मुगल का जमाना था मेरे बाप दादा मजदूर थे, कल भी देश आजाद होगा तो हम तो मजदूरी रहेंगे, मुल्क की आजादी से हमें क्या मिलने को है? गांधी ने सपना दिखाया था कि देखो उठो, राजा का बेटा हो या मेहतर की संतान, मिलेगी देश को आजादी, को सबको मिलेगा मौका एक समान। गांधी ने यह नारा दिया तो दलित लोग सड़कों पर आए। सबसे पहले अगर आजादी की लड़ाई में अगुवाई किसी ने की गांधी के साथ तो बड़े लोग नहीं थे, समाज के गरीब और दलित लोग थे। लेकिन आज इन 77-78 सालों के बाद भी उन दलितों को सम्मान नहीं मिल पाया है। फ्रीडम किसको कहते हैं? फ्रीडम सिर्फ गुलामी की जंजीरों को तोड़ने को नहीं कहते हैं। रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फेयर। आजादी किसका नाम है? आजादी दरअसल खौफ से नजात का नाम है, डर से भय से मुक्ति का नाम है स्वतंत्रता। एक मकान हो जिसमें एसी हो, डनलप हो, सारे तरह के सामान आराम के हो, लेकिन अगर उस घर में एक बिल हो जिससे कभी सांप निकल कर आए, क्या उस घर में आप चैन से रह सकते हैं? नहीं रह सकते, क्योंकि आपका आराम आपके खौफ के मुकाबले में आपका आराम छिन जाएगा। आज जिस मुल्क में हम जी रहे हैं, भले ही आज अंग्रेजों का खौफ नहीं हो, लेकिन देश के इन बेईमानों ने, देश के हमारे गांधी और मौलाना आजाद के सपनों को साकार करने की राह में रुकावट पैदा करने वाले शासकों ने, दलालों ने, मतलबी सियासतदानों ने आज समाज को टुकड़े टुकड़े में बांट रखा है। अंग्रेजों के जमाने में जो भय नहीं था, उससे ज्यादा भय आज धर्म के नाम पर एक दूसरे को हो रहा है। आइए हम संकल्प लें, हम अपने शिक्षकों से, शिक्षिकाओं से ये आग्रह और अनुरोध करते हैं कि आप हमारे बच्चों को चाहें तो जो कुछ बना दें। तकदीर तो पत्थर की भी बदल सकती है, शर्त यह है कि सलीके से उसे तराशा जाए। हमारे बच्चे हिंदू भी हो, हमारे बच्चे मुस्लिम भी हो, हमारे बच्चे सिख भी हो, हमारे बच्चे ईसाई भी हो, ये जुग दिन से रहा है, जुग दिन से धर्म रहेगा। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने, और अच्छा इंसान बनाना ये माँ बाप से ज्यादा शिक्षकों का काम है। माँ और बाप जो बच्चे को पालता पोसता कमाता खिलाता पिलाता है। मैडम साहबा और मास्टर साहब, मेरी आंखें बड़ी हसास है। मैंने बड़ा नोटिस लिया है आपके स्कूल का कि मैंने प्रोग्राम दिया था 9:30 में झंडा फहराऊंगा और 2 घंटा बच्चों का प्रोग्राम देखूंगा, 11:30 बजे तक का टाइम दिया था। मैं शायद किसी प्राइवेट स्कूल में होता तो 5 घंटे तक उनका प्रोग्राम खत्म नहीं होता, लेकिन अफसोस के 50 मिनट में आपके सारे प्रोग्राम खत्म हो गए। स्कूल डिसिप्लिन की जगह का नाम है। हमारे बच्चे बैठे, बच्चे इधर खेल रहे हैं, उधर कूद रहे हैं। क्या हम अपने बच्चों को 1 घंटा भी वेल डिसिप्लिन नहीं रख सकते? क्या कोई मेहमान आए, 5 बच्चे घर में हो, क्या उस हंगामे को अगर मां नहीं रोक सकती, उस मां के बारे में अफसोस हो सकता है। मैं आपको बता रहा था कि पत्थर भी की तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। पत्थर का एक टुकड़ा जिसे तराशा नहीं गया वो किसी सड़क के नीचे, जूते के नीचे है। पत्थर का वो टुकड़ा अगर तराश कर उसे अच्छा बना दिया गया तो बादशाह के ताज में भी लगाया जाता है। हमारे बच्चे अच्छे बने, इसकी पूरी भूमिका आपको निभानी है। आज देश बड़े संकट से गुजर रहा है। मैं आप शिक्षकों से पूछूं, ये स्लोगन किसने दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट, ये स्लोगन किसने दिया था? बता सकते हैं आप लोग? कोई शिक्षक जी? सब लोग? महात्मा गांधी ने। आप गूगल कीजिए। नहीं, एक ही बात बोलनी पड़ेगी, एक सवाल का तो जवाब नहीं। मोहम्मद इकबाल और आप करिए गांधी। आप गूगल करो तो एक स्लोगन क्विट इंडिया मूवमेंट प्रेजेंटेड बाय, गूगल करो, अभी करो, गूगल करो स्लोगन क्विट इंडिया मूवमेंट प्रेजेंटेड बाय। ठीक से करो, अभी देख लो, करो गूगल जी। क्या नाम है? यूसुफ मेहर अली। देखो, यूसुफ मेहर अली जो उस वक्त बंबई जैसे शहर के वहां के मेयर थे, उसी ने इसे स्लोगन को दिया था और गांधी ने 1942 में एक्सेप्ट किया था। तो गांधी तो हम याद रखते हैं, लेकिन अगर यूसुफ को भूल जाएंगे तो भारत प्यारा नहीं रह सकता है। गांधी को भी याद रखें, यूसुफ मेहर अली को भी हम याद रखें। लेकिन आज बड़ी चतुराई के साथ, जब यूनियन जैक, ये जो हमारा फ्लैग है, ये राष्ट्र का सम्मान है, हम गर्दन कटा सकते हैं लेकिन अपने झंडे को झुकने नहीं दे सकते। इस देश के खातिर ये हमारा बलिदानी संकल्प है। ये झंडा मेरे सर के ताज से भी हमको प्यारा है।
अंग्रेजों का झंडा था जिसे यूनियन जैक कहा जाता था, और उसको 1942 में किसी ने फाड़ डाला था, उसका नाम हसरत मोहानी था। इस मुल्क की आजादी में हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर योगदान किया है, लेकिन आज इतिहासकारों ने आज मुसलमानों की तारीख को भुला रहा है। और अफसोस तो यह है कि वो बेवकूफ और नादान मुसलमान भी अपने बाप दादा की तारीख से नाबलद होता जा रहा है। कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे सवाल आता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, गांव के अभिभावकों से कहना चाहता हूं, हमारे बच्चे और बच्ची जिनके टीचर हैं उनको तलाश रहे हैं, हमारे कुछ रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन का ख्याल रखना चाहिए। हमारे टीचरों को कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए। और आप जानते हैं गांव के लोगों, मैं आपसे पूछता हूं, इस स्कूल में सालाना कितना सरकार रुपया देती है? कोई बता सकते हो? नहीं है पता आपको। इसमें 19 टीचर हैं और एक रात्रि प्रहरी है जिसकी तनख्वाह अब 10,000 हो गई है। टीचरों की मैक्सिमम तनख्वाह 45,000, 55,000। अगर 19 टीचर हैं और एक को 20 मान लें, एवरेज में 40,000 अगर मान लें, तो महीने का कितना हो गया गुरुजी जी? 8 लाख रुपए हुए। और 8 लाख हो गए तो 12 महीने में कितने हो गए? 96 लाख, यानी 1 करोड़ में 4 लाख कम। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है, इसमें जो बीईओ है, डीईओ है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, एक एक स्कूल में कम से कम 20 लाख रुपए का खर्च है। तो आपके इस स्कूल में साल भर में लगभग 12 से 15 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। ये किन के पैसे हैं? ये पैसे इन शिक्षिकाओं के घर के नहीं है, शिक्षकों के घर के नहीं है, मंत्री के नहीं है, एमएलए के बाप के नहीं है। ये पैसे किनके हैं? ये पैसे फकीर टोली और हरिपुर के जनता के। ये पैसा जो आपका यहाँ 12 से 15 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, ये पैसा कहां से आता? ये पैसा जो लुंगी आप खरीद रहे हैं 300 में, सरकार टैक्स हटा ले तो उसकी कीमत 150 रुपए होगी। माँ के जो दवाई का बोतल आप खरीदते हैं 100 रुपए में, सरकार टैक्स हटा ले तो उसकी कीमत 30 रुपए होगी। मेरे भाइयों, आज हम कहां हैं? हम सरकार को गालियां दे रहे हैं कि वो बच्चों को नहीं पढ़ाते। गांव के लोगों, मैं यही पैगाम देने आया कि मैं कल तक मरता तो मैं अख्तरुल ईमान मरता, मैं मरता कल तक तो एमएलए किशनगंज और कोचाधामन की हैसियत से मुझे जवाब देना पड़ता। लेकिन अब जब मैं मरूंगा तो मेरे सवाल नामे में एक इजाफा हो गया है कि अमोर के लोगों ने जो मुझको 5 साल मुझ पर एतमाद किया, मैंने अमोर के लोगों का हक कितना अदा किया। यही वो जज्बा है, यही वो ख्वाहिश है, यही वो दर्द है जिसकी वजह से मारा मारा फिरता हूं, कभी लड़ता हूं, कभी झगड़ता हूं, लेकिन आपके मसाइल को हल करने की कोशिश करता हूं। अभी आप देखे होंगे कोशिशें रायगा नहीं जाती। अभी एसआईआर चल रहा था, एसआईआर में कैसे कैसे एनआरसी को लागू करने की नापाक कोशिश की जा रही थी। लगभग 6-7 लोगों ने मुकदमा किया सुप्रीम कोर्ट में, आपके खादिम ने भी किया। और कल परसों तरसों के बहसों में आपने देखा होगा कि हमारे वकील थे निजाम पाशा साहब, और उसने भरपूर वहां पर वकालत की है। मैं शुक्रगुजार हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, जिन्होंने मेरे नाम से वहां मुकदमा दायर कराया। और ये धरने प्रदर्शन, ये जो है अदालत की खिड़कियां खुली रहती हैं कि मेरे फैसले को किस तरह आवाम चाहती है, ये धरना प्रदर्शन की भी खबर रहती है। पूरे मुल्क में जो मुख्तलिफ जगह धरना प्रदर्शन हुआ, कल तक आपके सर्टिफिकेट नहीं थे, लेकिन आपके आधार कार्ड को भी मानने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ा। ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। हम शिक्षिकाओं का सम्मान करते हैं, मैं खुद टीचर का बेटा हूं, भाई मेरा टीचर है, और मेरे लिए दुआ कीजिए कि राजनीति से अलग होने के बाद जो समय बचे, मैं टीचर होकर मरना चाहता हूं। मेरी शदीद ख्वाहिश है कि पढ़ने पढ़ाने से इससे बड़ा दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। मेरे फादर के पढ़े हुए लोग उससे आज हमसे ऐसे मिलते हैं जैसे मैं उसका गुरु हूं। इसलिए माँ खिलाती पिलाती है, बाप खिलाता ओढ़ाता पहनाता है। माँ कहे 2-2 4, अगर शिक्षक कहे 2-2 5, तो बच्चा कहेगा नहीं, मेरे गुरु ने कहा 2-2 5। गुरु जो ज्ञान देता है बच्चा उसे मान लेता है, इसलिए गुरु का सम्मान बच्चों के ध्यान में बड़ा होता है। हम आप लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप समाज को अच्छाई की ओर लेकर आइए। प्यारी बेटियों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं शिक्षिकाओं से और शिक्षकों से कहना चाहता हूँ कि आप कॉन्वेंट स्कूलों में जाइए। आपसे ज्यादा आप लोग तो बधाई के पात्र हैं, बीपीएससी क्वालिफाई करके आए हैं। आप ऐसे वैसे शिक्षक नहीं है, ऐसी वैसी शिक्षिका नहीं है कि पैरवी से आप आ गई होंगी। आपने क्वालिफिकेशन अपना किया है, उसको मापा है, और उसको आप कंपटीशन के जरिए से आप आई हैं। इसलिए आपकी गुणवत्ता के बारे में हम उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आपसे हम गुजारिश करना चाहते हैं कि गांव की जो बेटियां हैं वो बेटियां भी आपकी तरह बने। वो कैसे बनेंगी? जब आप अपने दिल से पढ़ाएंगे। आप समझेंगे कि मेरा टास्क है। और यह बात जान लो, जिनको शिक्षक शिक्षिका बनने का अवसर प्रदान मिला है, अगर उसने अपने ज्ञान इन बच्चों को नहीं दिया तो बहुत सारे टीचरों के बच्चे भी आवारा होते रहे हैं। बहुत सारे टीचरों को हमने देखा है, मामूली सी तनख्वाह थी, ईमानदारी से पढ़ाया है, बच्चे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आईएएस बन गए। इसलिए आपका जो सबसे बड़ा कर्म है वो ये है कि इन बच्चों को अच्छे तौर पर पढ़ाएं। क्या कॉन्वेंट स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं क्या वो आपसे ज्यादा ज्ञानी है? नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन वो ये समझते हैं ये बच्चे पढ़ेंगे तभी मुझको तनख्वाह मिलेगी। लेकिन आपका मामला है ये नबी पढ़ेंगे तब भी हमको तनख्वाह मिलेगी। ये चीज कहीं ना कहीं आपको काहिली में डाल देती है। इस काहिली से निकलिए। जंग जीतने के लिए सिर्फ सिपाही का बाजू का मजबूत होना और तलवार का तेज होना नहीं है। नीयत जब तक अच्छी नहीं होगी, तेज तलवार के बावजूद भी जंग जीती नहीं जाएगी। इसलिए हम आपसे गुजारिश करने के लिए आए, मेरे गरीब भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ, गरीबी का रोना रोते हो,
महीने में 5 शादियां खा लेते हो, 5,000 रुपया खर्च कर देते हो, चौक पर जाते हो, डेली 25-30 रुपए खर्च करते हो, एक महीने में कम से कम 1,000-1,500 रुपया तो चौक पर दे देते हो। लेकिन तुम्हारे बच्चे पढ़ने आते हैं, तुम्हारे बच्चों के पास जरूरी कागजात नहीं है, कलम नहीं है। कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे अच्छे कैसे होते हैं? सिर्फ शिक्षक का नहीं बल्कि वहां गार्डियन का भी बड़ा रोल होता है। वो नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा एक दिन गैर हाजिर रहे, लेकिन आप खाला के यहाँ मेहमानी भेज देते हैं, नानी के यहाँ मेहमानी भेज देते हैं। यकीन जानिए, एक अच्छा पढ़ा लिखा पढ़ता बच्चा, आगे बैठने वाला बच्चा जब 3 दिन मेहमानी खा के आता है तो आगे बैठने की हिम्मत नहीं होती, वो पीछे की सीट पर बैठ जाता है। वो माँ बाप दुश्मन है अपने बच्चों का, जो उनके खाने पीने का तो ख्याल रखे लेकिन उनके पढ़ने लिखने का ख्याल नहीं रखे, वो दुश्मन है अपने बच्चों का। इस दुश्मनी से अपने आप को निकालिए। इस गांव के हमारे तरफ से जो लोग नामी के यहाँ पर सदस्य हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ और मैं टीचरों से गुजारिश करता हूँ, ये कोई हाकिम और महकूम का मामला नहीं है, ये हमारी फ्रेंडली एक कोशिश का मामला है। हम लोग बैठे सोचें, बच्चे क्यों नहीं टिकते, बच्चे क्यों नहीं आते। आप जानते हैं कि हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बहुत ही आइडियल जो रेशियो है टीचर का 1/30 का है, एक शिक्षक 30 बच्चे या 40 बच्चे। लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी यहाँ लोगों, यहाँ लगभग 20 लोग 19 लोग हैं। 19 लोग में अगर 50 बच्चों का रेशियो रखा जाए, 18 में अगर 50 बच्चों का रेशियो रखा जाए तो 900 बच्चे होने चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ 527 बच्चे हैं। यानी एक टीचर के बच्चे और पीछे 26-27 बच्चे से आगे नहीं है। तो 26-27 बच्चे को और टीचर शिकायत करे कि हमारे यहाँ बच्चे नहीं आ रहे हैं, मत कीजिए उनका शिकवा। एक माँ कहे कि तुम्हारे बच्चे गंदे हो रहे हैं, कहा 2 ही बच्चे हैं, तो क्या 2 बच्चे जिनके गंदे रहते हैं 5 बच्चों को साफ रख सकती थी? वो नहीं रख सकती है वो। तो जब आप 27 बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर यहाँ पर 40 बच्चों को हम कैसे पढ़ा पाएंगे? हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए। स्कूल की समस्याओं को मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल NH के ऊपर में आपका, SH के ऊपर में आपका स्कूल है, दूर से दिखता है। मैं चूंकि उर्दू का आदमी हूँ और बिहार सरकार ने उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया है। मैंने तमाम तरह हाई स्कूल में और DO को भी कहा है कि हिंदी हमारी राजभाषा है और हमारे अधिकांश बच्चों की मातृभाषा भी है, और उर्दू एक बड़ी आबादी की मातृभाषा है और बिहार की दूसरी सरकारी राजभाषा है। और सरकार के नोटिफिकेशन के जरिए से सरकारी तमाम तरह महकमे डिपार्टमेंट्स में नेम प्लेट, जो इश्तिहारात है, जो गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट है, वो हिंदी के साथ उर्दू में भी आनी चाहिए। जब यहाँ उर्दू के अधिकांश बच्चे हैं तो दरिया दीवार पर उर्दू भी लिखी रहनी चाहिए। आपने स्कूल की पेशानी पे उर्दू का नाम लिखा है, मैं उर्दू आबादी की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन क्लासरूम्स वगैरह में भी कार्यालय को उर्दू में क्या कहते हैं, अगर आप दफ्तर लिखेंगे तो आपका बच्चा सीख जाएगा। मादरी जबान में तालीम देना ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है, इसका हमको ख्याल रखना चाहिए। हम बहुत ही धन्य हैं, आप लोगों का प्रोग्राम करके कम ही हुआ, लेकिन सरकारी स्कूल में आप लोगों ने प्रोग्राम किया। मेरी वजह से शायद शिक्षिकाओं को और शिक्षकों को कुछ कठिनाई हुई है, क्योंकि मैं नहीं आता तो अब तक आप घर पहुंच गई होती। मेरे आने की वजह से आपको देर तक रुक जाना पड़ा है। इस कठिनाई को मेरे